मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स बना ही कंस्ट्रक्शन से है। कंस्ट्रक्टर वर्ड बना ही कंस्ट्रक्शन से है। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टर्स आते हैं और डिस्ट्रक्शन वर्ड बना है डिस्ट्रक्टर वर्ड बना है डिस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्टर वर्ड बना है कंस्ट्रक्शन से, डिस्ट्रक्टर वर्ड बना है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन से। पर पहले तो मैं आपको ये पॉइंट्स बता देता हूँ, साथ साथ मैं आपको समझाता भी रहूँगा ये पॉइंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट है हमारे पास constructor. A constructor is a special member function that has the same name as that of class. तो स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि एक मेंबर फंक्शन है। आपसे पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है या नॉन मेंबर फंक्शन है, तो हम ये कहेंगे कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन और स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्योंकि इसका नाम वही रखा जाता है जो हमारी क्लास का नाम है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट है तो आपका कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट ही होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। ये पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। स्टूडेंट हमने जितने भी मेंबर फंक्शंस पढ़े हैं या फंक्शन पढ़े हैं, हम हर एक का रिटर्न टाइप लिखते हैं। चाहे हम वर्ड लिखें, चाहे हम इंट लिखें, चाहे हम कैर लिखें, फ्लोट लिखें, डबल लिखें। अभी पिछले वाले प्रोग्राम्स में भी हमने रिटर्न टाइप लिखा था हर एक मेंबर फंक्शन का, चाहे हमने वर्ड ही लिखा था। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं। एक तो इनका नाम सेम रखा जाता है जो हमारी क्लास का नाम होता है, और दूसरा इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं रखा जाता। थर्ड पॉइंट, इट इज़ डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। आपके कंस्ट्रक्टर जब हम डिक्लेयर करते हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर करते हैं। स्टूडेंट्स वैसे तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जनरली हम डाटा मेंबर्स को प्राइवेट सेक्शन में रखते हैं या प्रोटेक्टेड सेक्शन में रखते हैं, जबकि मेंबर फंक्शंस को हमेशा हम पब्लिक सेक्शन में ही रखते हैं। तो यहाँ भी क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी आपका एक तरीके का मेंबर फंक्शन ही है, तो हम पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर करेंगे। तो इट इज़ डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। स्टूडेंट्स मैंने वही बताया था आपको, कंस्ट्रक्टर वर्ड आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्टर वर्ड आपका कंस्ट्रक्शन से बना है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। मतलब जब हम मेन फंक्शन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस टाइम पे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, क्योंकि फंक्शन है और फंक्शन का काम ही, फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब कॉल किया जाएगा। तो कहते हैं इट इज़ ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइम पे ही आपके कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास से जुड़ा हुआ है, उसका नाम भी वही रखते हैं जो क्लास का नाम है। तो बेशक हम एक क्लास से दूसरी क्लास को ड्राइव कर रहे हैं, इनहेरिटेंस कर रहे हैं, लेकिन किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते उसकी ड्राइव क्लास में। तो सुपर जो पेरेंट क्लास है उसका अपना खुद का कंस्ट्रक्टर होगा और ड्राइव क्लास का खुद का कंस्ट्रक्टर होगा। ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में इनहेरिट कर दें। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन हैव डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स भी रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का मतलब है अगर मैंने किसी कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गूमेंट पास किया तो मैं उसको एक इनिशियल वैल्यू भी रख सकता हूँ उसके लिए। तो इट कैन हैव डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स स्टूडेंट्स हमने पीछे भी पढ़ा था जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो फंक्शंस में हम बाय डिफ़ॉल्ट भी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। नेक्स्ट, इट मे नॉट बी स्टैटिक। अभी पीछे स्टूडेंट्स हमने स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो हम कभी भी कंस्ट्रक्टर्स को स्टैटिक डिफाइन नहीं करते। अगर स्टैटिक डिफाइन करेंगे तो एरर मैसेज मिलेगा। इट मे नॉट बी वर्चुअल, ना ही ये स्टैटिक होते हैं कंस्ट्रक्टर और ना ही वर्चुअल होते हैं। ये आपने याद करने हैं ये पॉइंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जो आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें आपकी ये हेल्प करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर्स ना ही वर्चुअल होते हैं और ना ही स्टैटिक होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स के टाइप्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स 3 टाइप के होते हैं ये, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और थर्ड इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना चाहूँगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ नो आर्गूमेंट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक क्लास कैन हैव ओनली वन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब जब हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम पे अगर मैं कोई कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ
और उस कंस्ट्रक्टर में अगर मैं कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करता तो वो कंस्ट्रक्टर मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। और एक क्लास के अंदर आपका सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक क्लास में हम ओनली वन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रख सकते। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो फंक्शंस होते हैं, वो मेंबर फंक्शंस होते हैं या वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करते। दूसरा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर, क्योंकि नाम से पता चल रहा है पैरामीटराइज्ड, जिसमें पैरामीटर्स हों, तो एक कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ वन और मोर आर्गूमेंट्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनमें एक या एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स या पैरामीटर्स हों उनको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, कॉपी कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं। तो ये वही बात कह रहा है, द इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन डन बाय अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब एक ऑब्जेक्ट को जब हम इनिशियलाइज करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से तो उसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। द आर्गूमेंट्स टू ए कॉपी कंस्ट्रक्टर आर पास बाय रेफरेंस। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम जब भी कोई आर्गूमेंट पास करते हैं तो वो हमेशा पास बाय रेफरेंस ही होगा, पास बाय वैल्यू नहीं होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो आर्गूमेंट हम पास करते हैं वो पास बाय वैल्यू होता है या पास बाय रेफरेंस होता है। तो द आर्गूमेंट्स टू ए कॉपी कंस्ट्रक्टर आर पास बाय रेफरेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? When two or more constructors are defined in a class, then the concept is called constructor overloading। ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया भी ऑलरेडी। अगर फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है जब सेम नाम के फंक्शन आपके पास बहुत सारे क्लास में हो, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट या डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स के साथ, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ऐसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी यही मतलब है कि एक क्लास के अंदर अगर मेरे दो या दो से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स हैं तो हम उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का नाम ही स्टूडेंट्स ये रहेगा कि कंस्ट्रक्टर का मतलब ही यही है कि जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से मेरा फंक्शन का नाम होगा। तो मैं जितने मान लो दो या दो से ज़्यादा जितने भी फंक्शन बनाऊंगा उन सभी का नाम मुझे क्लास के नाम पे रखना पड़ेगा और वो मेरा कंसेप्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स अब तीनों के। तो पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है iostream.h। दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है conio.h। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है, क्लास का नाम है ऐड। क्लास में मैंने प्राइवेट मेंबर्स ले रखे हैं ए और बी, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई यूज़ किया, उसमें स्टूडेंट्स मैंने ऐड फंक्शन बनाया है। ये कंस्ट्रक्टर है, देखो स्टूडेंट्स, इसका नाम मैंने वही सेम रखा है जो क्लास का नाम है और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। जैसे फंक्शन में जो आम फंक्शंस में हम वर्ड या इंट लिख देते हैं ना रिटर्न टाइप, तो ऐड फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया। अब इसमें कर क्या रहा हूँ मैं एक्चुअल में, इसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को। जैसे ए और बी है, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने इनिशियलाइज कर दिया किसी भी वैल्यू के साथ। आप चाहो तो जीरो से इनिशियलाइज कर दो या एक इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। तो हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हम ये भी लिख सकते हैं एक पॉइंट, जो मैंने पॉइंट बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, उसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। स्टूडेंट्स, आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, ऊपर ये प्राइवेट है ना, प्राइवेट के बाद मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, मतलब ए असाइनमेंट ऑपरेटर 10 कॉमा बी असाइनमेंट ऑपरेटर 25, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एरर मैसेज मिलेगा, कंपाइलेशन एरर। हम कभी भी क्लास के डाटा मेंबर्स को डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते। डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे उसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही आप सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हो, आप डायरेक्टली क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, नीचे मैंने डिस्प्ले फंक्शन यूज़ किया है और डिस्प्ले फंक्शन का रिटर्न टाइप मेरे पास यहाँ पे है इंट, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ये। इसमें मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी को रिटर्न करवा दिया, क्योंकि इंट लिखा है तो रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, वर्ड लिखा है तो रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आएगी और रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, a और b की वैल्यू को ऐड करके उस वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। लास्ट में हमने क्लास को बंद किया और सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर दिया। अब बात आती है स्टूडेंट्स मेन फंक्शन की।
मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऐड मेरी क्लास का नाम था और एडी इसका ऑब्जेक्ट बनाया। और सी आउट में मैंने लिखा सम इज़, यहाँ पे मैंने लिख दिया एडी डॉट डिस्प्ले। तो डायरेक्टली एडी डॉट डिस्प्ले फंक्शन है, जो आपका डिस्प्ले फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर दी जाएगी, लिखा हुआ सम इज़। और जो उसने वैल्यू प्लेस किया है, मान लो वैल्यू आई है जैसे 10 और 25 था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सम इज़ 35। एडी डॉट डिस्प्ले डायरेक्टली एक वैल्यू रिटर्न करेगा, 35 को डायरेक्टली रिटर्न करेगा, तो यहाँ आ जाएगा सम इज़ 35। लास्ट में स्टूडेंट गेट सी एच है, फिर मैंने मेन फंक्शन की बॉडी को क्लोज करके, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा सम इज़ 35। इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। अब बात आती है स्टूडेंट्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन होता है, तो इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड करके iostream.h को, उसके नीचे मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड करके conio.h को, फिर स्टूडेंट्स नीचे मैंने क्लास को डिफाइन करके ऐड नाम से, और इसके प्राइवेट मेंबर्स ले रखे हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं, ए कोमा बी। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ले रखा है, उसके अंदर स्टूडेंट्स मैंने ऐड कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है, लेकिन इसमें मैंने दो पैरामीटर्स लिए हैं, एक्स और वाई, दोनों इंटीजर टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि ऐड जो है वो किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, तो इसको मैं बोलूँगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो इसमें हम कर के रहे हैं, जो एक्स और वाई की वैल्यू मैं पास करूँगा वो इंटरनली मेरी डायरेक्टली ए और बी वैल्यू को असाइन कर दी गई। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बॉडी को क्लोज किया, और फिर मैंने फंक्शन लिया डिस्प्ले फंक्शन, और उसका रिटर्न टाइप मैंने इंट ले रखा है, तो रिटर्न स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। इसमें मैंने ए और बी की वैल्यू को ऐड कर दिया और वो वैल्यू मैंने रिटर्न करवा दी। लास्ट में हमने क्लास को क्लोज किया, सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट किया। अब मेन फंक्शन के अंदर स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने ऐड लिखा क्लास का नाम, फिर एडी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ एडी लिख के सेमीकोलन लिख देता हूँ तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, लेकिन मैंने एडी के बाद पैरेंथेसिस लगाई और मैंने 7,9 लिख दिया। इसका मतलब ही ये है कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जैसे मैंने एक्स वहाँ पे एक्स और वाई ले रखे थे, तो 7 वैल्यू एक्स को साइन हो जाएगी और 9 वैल्यू वाई को साइन हो जाएगी, और जो इंटरनली हमें ए और बी को साइन हो जाएंगी, ठीक है, 7 और 9। फिर नीचे आ गया सम इज़ एडी डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, और डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वहाँ पे वो ए और बी की वैल्यू को ऐड करके उसको रिटर्न कर रहा है, तो 7 और 9 को जो वो ऐड करेगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो वो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर दी हमने सी आउट में ही, तो वो आएगा सम इज़ 16। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी, सम इज़ 16। फिर स्टूडेंट्स के बाद मैंने गेट सी एच लिखा है, जो यूज़र के लिए वेट करेगा कि वो कोई की प्रेस करे। इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जांपल है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर्स को कॉपी कर सकते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट को कैसे हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं या असाइनमेंट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम में भी मैंने सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, मैंने iostream.h को इंक्लूड किया है, उसके बाद मैंने console.h conio.h को इंक्लूड किया है। फिर स्टूडेंट मैंने क्लास बनाई है ऐड नाम से, क्लास के प्राइवेट मेंबर लिया है जिसमें मैंने दो इंटीजर डाटा मेंबर लिए हैं, ए और बी। फिर मैंने पब्लिक मेंबर फंक्शन लिया है जो कि मेरा कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ऐड नाम से, और इसके अंदर मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक्स और वाई दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो ऐड यहाँ पे मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पे इंटरनली मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मैंने ए और बी को असाइन कर दिया। फिर स्टूडेंट्स मैंने एक दूसरा कंस्ट्रक्टर और ले रखा है, तो ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्टर था वो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, और अब जो मैं नीचे लेने जा रहा हूँ ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्लास का नाम लिखा ऐड, क्योंकि मैंने बताया था कि नाम सेम होगा, जो क्लास का नाम होगा वही मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो मैंने लिखा ऐड, और मैंने बताया था कि इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो हम आर्गूमेंट पास करते हैं वो कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, पास बाय रेफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मैं क्या पास करूँगा, क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूँगा, लेकिन वो भी पास बाय रेफरेंस करूँगा। तो मैंने लिखा ऐड, और उसके अंदर मैंने क्लास का नाम लिखा, और इसका ऑब्जेक्ट है एडी, लेकिन एडी को मैं जब पास कर रहा हूँ तो मैं पास बाय रेफरेंस कर रहा हूँ एम्परसेंड लगा के। एम्परसेंड का मतलब ही है कि मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ, वैल्यू की जगह मैं वहाँ पे रेफरेंस पास कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा है, और जब मैं इसमें पास कर रहा हूँ तो क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने पास पे रेफरेंस किया है, और ये एक एग्जांपल हो जाएगा आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर का। इसमें स्टूडेंट्स क्या किया हमने,
जो ए डी ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू थी ए डी डॉट ए वो मैंने ए को साइन कर दी, और ऐसे ही ऑब्जेक्ट के थ्रू जो बी वैल्यू थी वो मैंने बी को साइन कर दी। मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए डी डॉट ए और बी इज इक्वल टू ए डी डॉट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, ये भी क्लास का मेंबर फंक्शन है, और इसमें मैंने इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवाया। रिटर्न स्टेटमेंट के साथ मैंने ए और बी की वैल्यू को ऐड किया और वो वैल्यू मैंने रिटर्न करवा दी। और लास्ट में हमने क्लास की बॉडी को क्लोज किया, सेमीकोलन लगा के उसको टर्मिनेट किया। फिर मेरे पास मेन फंक्शन आता है स्टूडेंट्स। मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया, स्क्रीन को क्लियर किया क्लियर स्क्रीन फंक्शन के साथ। फिर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आई, और इसमें मैंने दो वैल्यू साइन कर दी, इसमें मैंने दो वैल्यू पास कर दी 5,7। तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू 7 होगी, जो इंटरनली हमारी a और b को भी असाइन हो जाएंगी। फिर स्टूडेंट्स मैंने लिखा कॉमा j, और j की पैरेंथेसिस में मैंने लिखा i। इसका मतलब जो i की वैल्यूज़ है वो हमने j को भी असाइन कर दी। यहाँ पे आपका j जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मतलब i में तो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब हम j को क्रिएट कर रहे हैं तो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। स्टूडेंट्स जैसे जगह यहाँ पे मैंने लिखा है j और पैरेंथेसिस में i लिखा है, इसकी जगह मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बता रखा है कि हम j असाइनमेंट i भी लिख सकते हैं। मतलब i की वैल्यू हम j को भी असाइन कर सकते हैं। हम j असाइनमेंट i ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, या j को पैरेंथेसिस में हम i वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स सी आउट के थ्रू मैंने डिस्प्ले करा रहा हूँ। मैंने पहला डिस्प्ले किया सम इज़ आई डॉट डिस्प्ले। यहाँ जो आई की वैल्यू है जो कि 5 और 7 थी वो डिस्प्ले कर देगा उनको ऐड करके। तो यहाँ पे आ जाएगा सम इज़ 12, और नीचे वाले में सम इज़ फिर मैंने लिखा जे डॉट डिस्प्ले। तो दोनों ही, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट में कर रखी है, तो दोनों जगह आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ही ये है कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को हम दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। तो दोनों के आंसर आपको सेम मिलेंगे, ऊपर भी यही मिलेगा सम इज़ 12 और नीचे भी यही मिलेगा सम इज़ 12। और लास्ट में स्टूडेंट मैंने गेट ch लगा रखा है यूज़र के लिए वेट करने के लिए कि वो कोई की प्रेस करे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो गया एक तरीके से। आप देख रहे हो कि इस क्लास में 2 बार ऐड आया है, 2 बार हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज़ भी हो गया। मैंने आपको बताया था एक ही क्लास में जब 2 या 2 से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है? तो ए डिस्ट्रक्टर इज़ ए स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास बट प्रिसीडेड बाय ए टाइल्ड साइन। ये स्टूडेंट जो साइन होता है इसे टाइल्ड साइन बोलते हैं। कीबोर्ड में आपको ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मिलेगा, और डिस्ट्रक्टर्स को बनाते हुए हम इसका यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही रखा जाता है स्टूडेंट्स जो क्लास का नाम होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर को क्योंकि अगर सेम नाम रखेंगे, सब कुछ सेम रखेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर जैसा दिखेगा, तो हम इससे पहले टाइल्ड साइन लगा देते हैं। ये टाइल्ड साइन ये बताता है कि ये एक डिस्ट्रक्टर है। दूसरा, इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। जैसे कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। इट इज़ डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। जैसे कंस्ट्रक्टर को हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, हम डिस्ट्रक्टर को भी पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर करते हैं। 4th पॉइंट, इट इज़ ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। आपके कंस्ट्रक्टर तब ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। जैसे हम कंस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रक्टर्स को भी इनहेरिट नहीं कर सकते। इट हैज़ नो आर्गूमेंट। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टर में तो हम आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, अगर हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। एक या एक से ज़्यादा आर्गूमेंट पास करते हैं तो वो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और जब हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर एज असाइनमेंट करते हैं, तो वो मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर में सिर्फ एक ही केस होता है, यहाँ कोई अलग अलग टाइप नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही टाइप है, और उस टाइप में हम कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करते। इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ये पॉइंट सामने ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कांट बी ओवरलोडेड। डिस्ट्रक्टर को हम कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते। इट मे बी वर्चुअल। स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया था
कि आपके जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो ना ही स्टैटिक होते हैं और ना ही वर्चुअल होते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर्स को वर्चुअल रखा जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, स्टैटिक तो नहीं होते डिस्ट्रक्टर, लेकिन डिस्ट्रक्टर्स को वर्चुअल रखा जा सकता है, जबकि कंस्ट्रक्टर्स आपके ना ही स्टैटिक होते हैं और ना ही वर्चुअल होते हैं। अब स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कैसे डिस्ट्रक्टर को यूज़ किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे मैंने iostream.h फाइल को इंक्लूड किया, फिर मैंने corner.h फाइल को इंक्लूड किया, फिर उसके नीचे मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम स्टूडेंट है। क्लास स्टूडेंट के मैंने प्राइवेट मेंबर लिया और प्राइवेट मेंबर मैंने लिया है x, जो कि इंटीजर टाइप का है। फिर मैंने पब्लिक मेंबर लिया जो कि मेंबर फंक्शन है, और ये है आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट्स वही रखेंगे जो क्लास का नाम होता है स्टूडेंट्स। और इसमें मैंने जो मेरा क्लास का डाटा मेंबर था उसकी वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया 50, इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। फिर स्टूडेंट मैंने एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन करके, स्टूडेंट के नाम से डिस्ट्रक्टर है, और इसमें मैंने लिखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक मैसेज लिखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, एक मेंबर फंक्शन बनाया, और इसमें मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हुए डिस्प्ले करना है, मैंने प्लस प्लस एक्स लिखा है यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू 50 थी तो ये 51 डिस्प्ले करेगा। तो खैर यहाँ पे मैंने क्लास को टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन के साथ। अभी तक इस क्लास का कोई यूज़ नहीं है, जब तक हम इस क्लास का हम कॉल नहीं, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं कर लेते। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक अलग से एक नॉन मेंबर फंक्शन बनाया है, void run, क्लास की टर्मिनेशन होने के बाद। देखो क्लास यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है, क्लास को यहाँ सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने एक नॉन मेंबर फंक्शन अलग से बनाया है void run, ठीक है। ये किसी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, एक अलग से एक नॉन मेंबर फंक्शन है, जैसे हम सिंपली बनाते आए हैं, सी में भी हमने बनाए थे। और इसके अंदर मैंने क्या किया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये कर क्या रहा है, ये डिस्प्ले फंक्शन में एक्स की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू जैसे 50 थी तो उसमें एक का इंक्रीमेंट कर रहा है 51, और वो ठीक है। स्टूडेंट इस नाम ने किया। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्रीन क्लियर की, फिर ये जो रन वाला फंक्शन था इसे कॉल कर लिया। देखो स्टूडेंट मैंने रन के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, ना ही कोई डॉट ऑपरेटर यूज़ किया, क्योंकि जो रन फंक्शन है वो मेरा एक नॉन मेंबर फंक्शन है, किसी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। फिर मैंने गेट ch लिया, उसके बाद मैंने मतलब जो मेरा मेन की फंक्शन की बॉडी है इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने रन फंक्शन को कॉल किया तो रन फंक्शन कॉल होगा। इसमें सबसे पहले मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये एक्स की वैल्यू इस असाइन कर देगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास 50 हो जाएगी। तो जैसे स्टूडेंट स्पेस std आपने लिखा है, तो जैसे ये स्टेटमेंट आपकी रन होगी एक्स की वैल्यू 50 असाइन होगी। फिर मैंने स्टूडेंट डिस्प्ले लिखा है, तो डिस्प्ले फंक्शन में क्या करेगा, 50 में 1 ऐड कर देगा तो ये 51 डिस्प्ले कर देगा। तो दोनों इस स्टेटमेंट में 51 हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ये प्रोग्राम मेरा उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे डिस्प्ले करेगा उसके बाद ये एक स्टेटमेंट और रन करेगा डिस्ट्रक्टर, क्योंकि स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका रोल ख़त्म हो गया, उसके थ्रू मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया था। जब इसका रोल ही ख़त्म हो गया, हमने मेंबर फंक्शन डिस्प्ले करवा लिया और कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो हम कॉल करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जब इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से पहली स्टेटमेंट तो मेरी क्या आएगी, 51 डिस्प्ले करेगा, और फिर उसके बाद मैसेज आएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स ये कोई आपसे पूछे कि ये जो मैंने रन मेथड में लिखा है ये हम मेन फंक्शन में भी तो लिख सकते थे, ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स अगर आप ऐसा करते हो ना, आप ये वर्ड रन नाम का फंक्शन बनाते ही नहीं, और ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट स्पेस स्टूड और स्टूड डॉट डिस्प्ले ये मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हो, तो आपको कभी भी डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं मिलेगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्टर कभी भी कॉल नहीं होगा। अगर आप मेन फंक्शन में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको कभी भी डिस्ट्रक्टर वहाँ पे कॉल होता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टर तो कॉल हो ही रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है मेन फंक्शन के एग्जिट होने के बाद। मैं फंक्शन के जिस भी फंक्शन में हम लिखते हैं उस फंक्शन के एग्जिट होने के बाद कॉल होता है। तो अगर हम मेन फंक्शन में ही ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो जब हम मेन फंक्शन से एग्जिट ही कर जाएंगे उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो कुछ डिस्प्ले ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन से हम एग्जिट हो चुके हैं, डिस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, लेकिन वो स्क्रीन पे उसको शो नहीं कर रहा।
तो यहाँ पे हमने उसे रन मेथड में लिखा है, तो इसका मतलब जब रन मेथड से हम एग्ज़िट कर रहे हैं, रन मेथड से जब हम बाहर आ रहे हैं, उस टाइम पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर लिखा है, तो एक फंक्शन से जब बाहर आके हम दूसरे फंक्शन के अंदर रह रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रक्टर वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर ये लाइनें मैं मेन फंक्शन में लिखता और मेन फंक्शन से जब हम एग्ज़िट कर जाते उसके बाद आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता, तो वो वहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा ही नहीं, क्योंकि मेन फंक्शन से तो हम बाहर आ चुके हैं। लेकिन इसको मैंने रन मेथड में लिखा है अपनी थोड़ी इंटेलिजेंस स्मार्टनेस के कारण। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम रन से एग्ज़िट कर रहे हैं, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर तो हम रह रहे हैं ना, तो रन मेथड से हम जब बाहर आ रहे हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं और मेन मेथड में रह रहे हैं, तो डिस्ट्रक्टर को कॉल करता हुआ वहाँ पे दिखाई देगा, इसलिए हमें मैसेज डिस्प्ले होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद।